हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ किशन वैद्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव। आज हम सीए में इंटर का रेशियो एनालिसिस चैप्टर लर्न करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। जैसे मैं कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट के साथ कोई भी एनुअल रिपोर्ट्स देखूंगा तो उसके अंदर डेफिनेटली बिंग शेयर होल्डर मेरा ध्यान रेशियो एनालिसिस पे जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंपनी कॉल रिलायंस, तो अगर रिलायंस कंपनी की मैं डिटेल्स निकालूँ तो डेफिनेटली अगर मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे उसके शेयर की प्राइस देखने को मिलेगी। मोर ओवर उसके मार्केट कैपिटल, मूविंग एवरेज एक्सेट्रा यानी बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। बट इफ़ आई नीड द डिटेल्स ऑफ रेशियो एनालिसिस तो यू हैव टू सिलेक्ट फाइनेंशियल्स और उसके अंदर रेशियोज। अगर ये सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको अलग अलग टाइप के रेशियो देखने को मिलेंगे, जैसे ईपीएस है, बुक वैल्यू है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, पीबीडीआईटी मार्जिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देखने जाए तो प्रैक्टिकली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। रेशियो एनालिसिस के सब में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनोलॉजी समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू। मैं इलस्ट्रेशन स्टार्ट करूँगा आपके मॉड्यूल के, और उसके साथ साथ हम जितने भी रेशियोज आएंगे उसके पीछे के लॉजिक समझेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे आया वही स्टूडेंट को मेन कंसर्न रहता है, बराबर। तो लेट अस स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 9। सी इन योर मॉड्यूल पेपर नंबर 10 chapter number 7 ratio analysis. So if we read the question ऐसा लिखा है, PKJ Limited had made plans for next year 2015-16. It is estimated that the company will employ total asset 25 lakh, 30% being financed by debt and interest is 9% per annum. अच्छा, पहले माइंड के अंदर ये सब फिगर्स, यानी पहले ये सेट करेंगे कि हमको असेट दिया है, बराबर। फिर ये सेट करेंगे कि भाई उसमें फाइनेंस कैसे मिला है, थोड़ा बहुत डेट से मिला होगा और थोड़ा बहुत कहीं और से, मे बी इक्विटी से भी मिला होगा। द डायरेक्ट कॉस्ट इज 15 लाख, यानी जो हम 11 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो। एंड अदर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 2,40,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी सैलरीज है, फिर रेंट है, इलेक्ट्रिसिटीज़ है, वो सब मिला के 2,40,000 हो रहा है। द सेल्स इज 22,50,000 एंड टैक्स रेट इज 40%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम को स्टार्ट कैसे करें, लेट अस अंडरस्टैंड। तो सी, आपको पहले देख लो कि हमको रेशियो कौन कौन से ढूंढने हैं। एक है नेट प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा है रिटर्न ऑन असेट, तीसरा है असेट टर्नओवर एंड फोर्थ वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी फिगर्स हमको क्वेश्चन में दी है वो वन बाय वन हम लिखते हैं, बराबर। हम ऐसे लिखे कि उसके बाद जैसे जैसे कोई भी रेशियो आएगा मैं आपको समझाता जाऊँगा कि इसके अंदर हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी पर्टिकुलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, सी इलस्ट्रेशन नंबर 9। See, in the question itself, the data is given for the year 2015-16. कंपनी की टोटल असेट दी है, टोटल असेट इज रुपीज 25 लाख। 25 लाख कंपनी की टोटल असेट, और उसमें से 30% बीइंग फाइनेंस बाय डेट, यानी कंपनी की टोटल असेट 25 लाख है। तो ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि जो 25 लाख रुपीस बैलेंस शीट में है उसके लिए उनको 30% फाइनेंस, यानी 25 लाख के 30% आप निकालोगे तो 7,50,000 का फाइनेंस उनको डेट से मिला है। यानी कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की बात करें तो दैट इज 7,50,000। बाकी का 70% उनको डेट के अलावा शायद इक्विटी शेयर कैपिटल से मिला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हमारी क्लियर है कि कंपनी के अंदर टोटल डेट, या तो यू कैन से लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ही होगा क्योंकि रेट ऑफ डेट भी दिया है, दैट इज 7,50,000 एट 9% पर एनम। ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर दी है।
नाउ लेट्स गो अहेड। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है द डायरेक्ट कॉस्ट इज 15 लाख एंड ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 2,40,000, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस आपको हर एक सम में ऐसे अलग से ये सब लिख देने का है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 15 लाख रुपीस बराबर। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, दिस ऑल आर टू ऑपरेट द बिजनेस। जो भी कॉस्ट आप इंकर कर रहे हो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर। एंड सेल्स यानी टर्नओवर कंपनी का है 22,50,000, यानी हमको इतनी चीजें सबसे पहले लिख देने की है कि नाउ सी, तो इतनी चीजें लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सी फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अ सेकेंड, ये सारी चीजें हमने लिख दी है। नाउ सी वन बाय वन हम फॉर्मूला आपको समझाते जाएंगे और क्या क्या पूछा है वो भी हम बात करते जाएंगे। सी so first of all they have asked you to find out the net profit margin. First of all let us try to understand what is net profit. जैसे हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए थे, नेट प्रॉफिट दैट मीन्स P&L के अंदर जो आपको मिलता है वही नेट प्रॉफिट है, बट यहाँ थोड़ा एडवांस क्या रहेगा कि नेट प्रॉफिट आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। शायद आप फाइनेंस में ये कंसेप्ट समझ चुके हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, बट उसके लिए ये सम के अंदर फॉर्मूला एनपी मार्जिन, यानी उसका फॉर्मूला हम सबसे पहले रखते हैं कि एनपी मार्जिन का फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100 बराबर, एक फॉर्मूला ये आता है। अच्छा, और दूसरा फॉर्मूला है EBIT माइनस टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। अच्छा, EBIT माइनस टैक्स यानी क्या, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दोनों फॉर्मूला से हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि आपकी मॉड्यूल के अंदर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला ये सम के अंदर लिखा है, बट दोनों में से कोई भी आंसर आपको करेक्ट मिलेगा। आप पैट अपॉन सेल्स करो या तो EBIT माइनस टैक्स अपॉन सेल्स करो। अच्छा, अभी समझते हैं कि मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाना है, यानी मुझे फिगर चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कैसे हम करेंगे। तो वन बाय वन हमको जो स्टेटमेंट यानी जो भी फिगर्स हमको दी है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। यानी इसका लॉजिक आप समझो कि अगर मेरा सेल्स 100 होगा, 100 होगा, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा। मान लो आंसर आ रहा है 20, दैट मीन्स क्या होगा कि आप 100 रुपये का टर्नओवर कर रहे हो तो सामने आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20 रुपीज़। इसीलिए 100 यानी सेल्स को बेस बनाया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऊपर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स का लॉजिक क्या है, अगर सेल्स मेरा 100 रहता है तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आता है, 20। दैट मीन्स मैं एवरी 100 रुपीज़ पे 20 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला। अच्छा, अभी ये सम के अंदर सॉल्व करते हैं कैसे। देखो, जितनी भी चीज़ें आपको दी है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस हिसाब से लिखो, जैसे आप फाइनेंस के अंदर एक चैप्टर पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंस लिवरेज, उसके अंदर भी जो भी स्टेटमेंट आप बनाते थे सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। जैसे हमको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन के अंदर दिया है कि देखो सेल्स दिया है, जस्ट अ सेकेंड, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है सेल्स कितना दिया है, इफ यू चेक इन द क्वेश्चन इट इज 25 लाख। अच्छा, यू नो वेरी वेल सेल्स दिया है 22,50,000, सेल्स इज 22 लाख। इफ यू चेक इन द क्वेश्चन सेल्स दिया है 22,50,000। अच्छा, सेल्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेस करने होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब अज्यूम करो जैसे P&L अकाउंट बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, उसी तरह से ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना होता है। बाकी पूरी प्रोसीजर हमारी सिमिलर ही रहती है कि इनकम माइनस एक्सपेंस कर रहे हैं। सेल्स इज गिवन 22,50,000 एंड माय डायरेक्ट एक्सपेंस इज गिवन 15 लाख। और उसके बाद अगर इफ आई चेक तो मेरा GP
जीपी आ रहा है 7,50,000। ये आपको क्वेश्चन में इसी तरह से प्रेजेंट करना है। यहाँ आप नाम दे सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन, और कुछ भी नाम दे सकते हो कि स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी या इवोल्यूशन, जो भी नाम देना हो। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 7,50,000। उसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गिवन 2,40,000, और उसके बाद आपका आंसर आएगा 5,10,000। दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सी, इंटरेस्ट इज अवर फाइनेंस एक्सपेंस, तो उसी इसके वजह से उसको अलग से ट्रीट करते हैं EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से हम क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट। वाई? इंटरेस्ट इज अ फाइनेंस कॉस्ट बेटा। बट इंटरेस्ट कैसे लेस करेंगे? तो मैंने जैसे सम के स्टार्टिंग में ही हमने समझा था कि इफ़ यू चेक के मैंने अलग से बताया था कि भाई कंपनी का टोटल डेट है 7,50,000 और उसका 9% करेंगे। तो इफ़ यू कैलकुलेट 7,50,000 इंटू 9% करोगे तो 67,500 आएगा। तो कैसे आया? तो वो भी मैंने आपको बताया कि 67,500 कैसे आया। तो देखो, यहाँ आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि 7,50,000 का डेट था और उस पर 9% आपने इंटरेस्ट पे किया है। और उसके बाद इफ़ यू चेक तो अर्निंग बिफोर टैक्स इज 442,500, 442,500। अच्छा, एंड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ the tax rate is given 40%. So if you reduce 40% from this, you will get profit after tax. यानी ये प्रॉफिट अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। सी, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है, बट यहाँ हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर है नहीं, तो हमारा स्टेटमेंट यहीं पे ख़त्म होता है कि भाई हम इतना ही करेंगे। उसके बाद 1 by 1 हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं कि फर्स्ट हमको पूछा है कि व्हाट इज एनपी मार्जिन इन दिस क्वेश्चन। सो इफ़ यू सी, एनपी मार्जिन का फॉर्मूला मैंने आपको दो बताया। एक मैंने बताया पैट अपॉन सेल्स इन 200 करो। सो इफ़ यू चेक इन दिस क्वेश्चन द पैट इज 265,500, तो क्या करोगे? 265,500। टोटल सेल्स इन द क्वेश्चन इज गिवन 22,50,000 और इंटू 100। तो इफ़ यू डू द कैलकुलेशन 265,500 इंटू 100 डिवाइड बाई 22,50,000, यू विल गेट 11.8%। मेरे स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, ऑलवेज मेक अ बॉक्स इन योर आंसर, परसेंटेज आए वहाँ परसेंटेज लिखेंगे। आपको फुल मार्क्स चाहिए तो ये प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। अच्छा, मैंने बताया कि अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया कि नो पैट अपॉन सेल, यानी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100 भी करेक्ट है। बट नो पैट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, क्या करने का? EBIT माइनस टैक्स रेट कर दो अपॉन सेल्स इंटू 100 करो। तो इफ यू चेक EBIT 5,10,000 बराबर माइनस 40%, टैक्स रेट इज 40% अपॉन 22,50,000 इंटू 100 करो। 5,10,000 माइनस 40% अपॉन 22,50,000 इंटू 100, तो योर आंसर विल बी 13.6%। बेटा दोनों आंसर करेक्ट है। आपको एग्जाम में सेफर साइड दोनों दिखाना है, बिकॉज दोनों आंसर सही है। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होगा कि सर हमारी मॉड्यूल के अंदर ऐसा फॉर्मूला दिया है EBIT ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन सेल। बेटा दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ है। आप मान लो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये दोनों EBIT माइनस टैक्स रेट करो या EBIT माइनस 1 अपॉन EBIT ब्रैकेट 1 माइनस टी करो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो कि अज्यूम करते हैं कि EBIT आपका है 100, इंटरेस्ट है 10 रुपीज़ एंड EBT आ रहा है 90, देन टैक्स रेट इज़ 50% मान लो, तो आपका पैट आता है 45। अभी आप EBIT माइनस टैक्स करो। चलो, हमारा NOPAT का फॉर्मूला है EBIT माइनस टैक्स, यानी दोनों हम प्रूव करेंगे। तो EBIT माइनस टैक्स यानी EBIT 100 एंड टैक्स रेट इज 50%, तो आपका आंसर आया 50। तो ये मेथड से हमने ये प्रूव किया। बट अभी इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो देखो, EBIT है 100, 1 माइनस टी यानी 1 माइनस टैक्स रेट इज 40%, सो 50%, सो वी कैन राइट 0.50। तो देखो इसका आंसर भी 50 आया। तो व्हाट आई एम प्रीफरिंग कि ये फॉर्मूला भी लिखो तो भी चलेगा, EBIT माइनस टैक्स कर दो, बराबर है, वो भी फॉर्मूला हमारा सही है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला
और फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। फर्स्ट जो पूछा था नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो हमने सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन में चेक करते हैं कि सेकंड क्या पूछा है। सेकंड दे हैव आस्क्ड रिटर्न ऑन असेट्स पे मुझे कितना अमाउंट रिटर्न मिल रहा है, यानी रिटर्न ऑन असेट। अच्छा, रिटर्न यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और दूसरा आप समझ सकते हो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट मेरा एक सजेशन है कि जब भी असेट वाला क्वेश्चन हो तब आप NOPAT लोगे, नहीं के POT, बराबर। तो सी इसके अंदर लेट अस स्टार्ट द सेकंड फॉर्मूला ऑफ इलस्ट्रेशन 9, जिसके अंदर पूछा है कि फाइंड आउट रिटर्न ऑन असेट, बराबर, यानी असेट पे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। जिस पे भी रिटर्न ढूंढा हो ना, वो अपॉन में ही आएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन देखोगे जिस पे भी, जैसे लास्ट सब में था सेल्स पे प्रॉफिट ढूंढना तो सेल्स अपॉन में आया था, उसी तरह से यहाँ असेट पे ढूंढना है तो असेट्स नीचे आएगा, बराबर। और रिटर्न यानी प्रॉफिट। बट मैंने एज आई टोल्ड यू कि जब असेट वाला क्वेश्चन हो, रिटर्न ऑन असेट क्वेश्चन हो, तो आपको NOPAT, दैट मीन्स हमारा वही फॉर्मूला EBIT माइनस टैक्स अपॉन असेट्स, बराबर, इंटू 100 करेंगे। जितने भी रिटर्न वाले फॉर्मूला है उसमें इंटू 100 करना कंपलसरी है, क्योंकि वो परसेंटेज के अंदर आता है। तो सी द असेट गिवन इन द क्वेश्चन इज 25 लाख। EBIT आप देखोगे, जैसे चेक करोगे तो हमने ढूंढा था 5,10,000। ओके, 5,10,000 और हमारा टैक्स रेट था 40% इंटू 100 करोगे तो इफ यू चेक माई आंसर विल बी 5,10,000 माइनस 40%, इट विल बी 3,06,000 अपॉन 25 lakh into 100 and your answer will be into 100 करोगे 12.24% should be your answer. So ये सेकेंड फॉर्मूला भी हमारा हो गया। मैंने अगेन एंड अगेन सेइंग कि इस पे आप ब्रैकेट बनाना कंपलसरी, इस पे बॉक्स बनाना कंपलसरी है। थर्ड दे हैव आस्क यू कि फॉर्मूला करो रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी ये समझाते हैं कि इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा। देखो, सिर्फ एक ही जगह आपको NOPAT का यूज करना है, बाकी जगह रिटर्न जहां जहां आए, बराबर, रिटर्न जहां जहां आए वहां वहां हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एक सेकेंड, तो जहां जहां हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है वहां हमको याद रखना है कि रिटर्न जहां वर्ड आए दैट मीन्स प्रॉफिट, बट सिर्फ असेट में हम NOPAT यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम वही फॉर्मूला रखेंगे PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। अभी इक्विटी क्या, तो इक्विटी का फॉर्मूला क्लियर कट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स रिजर्व एंड सरप्लस। बट इन द क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने टोटल 25 लाख कंपनी की असेट्स है, बराबर, ठीक है। तो इफ़ यू सी कि बैलेंस शीट अगर आप रफली भी बनाते हो, आपको रफली बैलेंस शीट बनानी हो तो बना सकते हो नीचे वर्किंग नोट में कि देखो ये साइड असेट्स और ये साइड लायबिलिटी। तो यहाँ टोटल कंपनी की असेट है 25 लाख और उसमें से डेट है कंपनी का 7.5 लाख। ओके, सो 7.5 लाख वॉज डेट। तो कहना से मेरी लायबिलिटी साइड दो चीज़ों से बनी हुई होती है, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। तो 25 लाख मेरी टोटल लायबिलिटीज थी, उसमें से 7.5 डेट थे, तो बाकी के 17.5 क्या हो सकते हैं, इक्विटी हो सकता है। दैट मीन्स इक्विटी इटसेल्फ, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, वो सबका टोटल मिला के हमारे पास आ रहा है 17.5। सो सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगेन हमको पता ही है, हमने स्टेटमेंट बना के ही रखा है, दैट इज 265,500। सो हम वही करेंगे 265,500 अपॉन व्हाट वी विल राइट 265,500 अपॉन क्या करेंगे 17,50,000 into 100. So if you check the answer, that will be 15.17%. This is your answer.
एंड अगेन सेइंग उस पर भी हम बॉक्स बना देंगे। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो हमने बाकी रखा है। लेट अस सी द क्वेश्चन अगेन। और हमको एक पूछा था असेट टर्नओवर रेशियो, कोई बात नहीं, हम वो भी कर देते हैं असेट टर्नओवर रेशियो। नाउ सी, टर्नओवर का मीनिंग आपको पता है, टर्नओवर मीन्स नथिंग बट आवर सेल्स। तो लेट अस सॉल्व दिस फॉर्मूला ऑल्सो, असेट टर्नओवर रेशियो। एक चीज़ आपको बता दूं, डेटर्स टर्नओवर हो, असेट टर्नओवर हो, इन्वेंट्री टर्नओवर हो, क्रेडिटर्स टर्नओवर हो, जहाँ जहाँ टर्नओवर वर्ड आता है ना, वहाँ वहाँ सेल्स सबसे ऊपर लिखेंगे। जहाँ जहाँ टर्नओवर आता है वहाँ वहाँ सेल्स सबसे ऊपर लिखेंगे। अच्छा, किसका टर्नओवर है? तो असेट का है, तो व्हाट यू विल राइट अपॉन असेट। अच्छा, डेटर्स टर्नओवर होता तो हम क्या करते हैं? सेल्स अपॉन डेटर्स लिखते हैं, दैट मीन्स क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स लिखते। ओके, बट ये रेशियो परसेंटेज में नहीं आता, ये रेशियो कभी भी परसेंटेज में नहीं आता। तो इफ़ यू चेक द सेल्स, तो सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 22,50,000 और हमारे सामने असेट है 25 लाख। तो इसका आंसर आप करोगे तो 0.9 आ रहा है। अच्छा, इसको आप अकेला 0.9 भी ऐसे भी सेपरेट भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट 0.9:1, दोनों आंसर करेक्ट। 0.9 इटसेल्फ 0.90:1, दोनों आंसर करेक्ट है। तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन 9। उन्होंने जो भी 4 फॉर्मूला हमको पूछे थे, हमने चारों के चारों अच्छे से ढूंढ लिए हैं, बराबर। नाउ सी, आगे हम कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आगे वी आर स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन नंबर 10, बराबर। थोड़ा लेंथी इलस्ट्रेशन है, बराबर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है वो समझते हैं, उसके बाद हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सी, इफ यू चेक इलस्ट्रेशन नंबर 10, तो क्वेश्चन के अंदर दिया है करंट रेशियो दिया है, लिक्विडिटी रेशियो दिया है, नेट वर्किंग कैपिटल दिया है। ये सब क्या है वो समझते पहले। स्टॉक टर्नओवर दिया है, और उसका तो फॉर्मूला भी हमको लिख के ही दिया है कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक करना है। जीपी रेशियो दिया है, फिक्स असेट टर्नओवर दिया है, डेट कलेक्शन पीरियड, यानी आप जब भी डेट कलेक्शन पीरियड इज नथिंग बट क्रेडिट पीरियड, यानी आपने अगर आज सेल किया है तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि डेटर आपको 2 मंथ्स के अंदर पेमेंट करते थे। उसके बाद दिया है फिक्स असेट टू शेयर होल्डर्स नेटवर्थ एंड देन रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। और आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फाइंड आउट द बैलेंस शीट, यानी हमको बैलेंस शीट बनाने की है, पूरी बैलेंस शीट ड्रॉ करने की। हम हर एक रेशियो के पीछे जो भी फॉर्मूला होगा वो लिखते जाएंगे। देखो, इसमें पहले से हमको पता नहीं है कि कौन सी एसेट मिलेगी, कौन सी लायबिलिटी मिलेगी, वी आर टोटली ब्लैंक। तो सम को स्टार्ट कैसे कर रहा है, देखो ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन माना जाता है। आपको सम का स्टार्टिंग पहले फॉर्मूला से ही चालू कर दो। पहला फॉर्मूला आपको दिया है करंट रेशियो, और हम सबसे ऊपर, या मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा कि सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनाओ। सबसे लास्ट में इसलिए बनाओ क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग में बैलेंस शीट गलत होगी, बराबर, तो एग्जाम जो पेपर चेकर होगा शायद बन सकता है कि वो पूरा सम में आई मीन उसकी नेगेटिव इमेज चाहे। तो उससे अच्छा है कि हम रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढ लेंगे, और उसके बाद जितनी भी फिगर्स उसमें से मिलती जाएगी दैट वी विल पुट इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हम दो पेज के बाद बनाएंगे, बराबर। तो ऐसे करके हम सम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम, एंड दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10, बराबर। अच्छा, और फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू चेक इन द इलस्ट्रेशन, तो एज मेंशन करंट रेशियो वाज 2.5। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आपको पूरा लिखना होता है करंट रेशियो इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गिवन 2.5, जो सबसे पहले लिखा। अच्छा, करंट रेशियो मीन्स क्या? करंट रेशियो मीन्स करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट मीन्स कौन सी असेट कि जिसका कन्वर्जन कैश के अंदर 1 ईयर के अंदर हो जाता है, उसको बोलते हैं करंट असेट। एंड करंट लायबिलिटी यानी क्या? ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 ईयर के अंदर आपको करना होता है, बराबर। करंट असेट के एग्जाम्पल है डेटर्स है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है,
करंट लायबिलिटी के एग्जांपल है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन द क्वेश्चन करंट रेशियो इज गिवन 2.5, दैट मीन्स अगर मेरी करंट एसेट 2.5 है तो मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 है। अच्छा, तो यहाँ से हमको कुछ मिल नहीं सकता, बट इतना आप लिखना स्टार्ट करोगे, अगर सम का स्टार्टिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। अच्छा, करंट रेशियो का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 2.5। इफ यू चेक इन द क्वेश्चन तो वहाँ यहाँ लिखा है नेट वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होगा, कि देखो वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मीन्स बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास कितनी कैपिटल अवेलेबल, यानी करंट असेट करूंगा उसमें से मैं करंट लायबिलिटी लेस करूंगा। तो इफ यू चेक करंट असेट अगर मेरी 2.5 मानता हूं मैं, देखो अभी मेरे पास फिगर प्रेजेंटली है नहीं, मेरे पास फिगर है नहीं, अगर मैं अपनी करंट असेट को 2.5 मानता हूं और करंट लायबिलिटी को 1 मानता हूं, क्योंकि फॉर्मूला ये है, तो कहना ही से 2.5 माइनस 1 करूंगा तो मुझे वर्किंग कैपिटल कितनी मिलेगी, 1.5 मुझे वर्किंग कैपिटल मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल हमको दिया है 3 लाख रुपीस, बराबर। क्वेश्चन के अंदर हमको वर्किंग कैपिटल दिया है 3 लाख रुपीस। तो जस्ट सिंपल फॉर्मूला, इतने पे इतना तो इतने पे कितना, दैट मीन्स अगर 1.5 इक्वल, अगर 1.5 और 2.5 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल है और एक साइड करंट असेट है और एक बाजू करंट लायबिलिटी है, दैट इज 1। तो देखो अगर 3 लाख मेरी वर्किंग कैपिटल है तो करंट असेट कितनी, तो क्या करेंगे 3 लाख इंटू 2.5 अपॉन 1.5 एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी विल डू, 3 लाख इंटू 1, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख इंटू 1 अपॉन 1.5। तो इफ यू चेक 3 लाख इंटू 2.5 अपॉन 1.5 करोगे तो यू विल गेट 5 लाख रुपीज। अच्छा, और यहाँ क्या मिलेगा, 3 लाख इंटू 1 अपॉन 1.5 एंड यू विल गेट 2 लाख रुपीज। और आपको क्रॉस टैली करना हो तो भी देख लो, 5 लाख माइनस 2 लाख हमारा 3 लाख टैली हो रहा है। यानी मुझे बैलेंस शीट के अंदर, जो मैं बैलेंस शीट एक यहाँ यहीं बना रहा हूँ, आपको सबसे लास्ट में बनाने की है। आप बैलेंस शीट छोटी बनाना स्टार्ट करोगे तो मैं बैलेंस शीट बना ही देता हूँ, चलो ओके। तो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट में बनाना स्टार्ट करता हूँ। आपको ये सब लिखना इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ आई विल पुट लायबिलिटी रुपीस, असेट्स रुपीस, बराबर। तो मुझे जितनी भी फिगर मिलती जाएगी मैं वहाँ लिखना स्टार्ट करूँगा। मुझे आज एक चीज़ मिल गई है, दैट इज़ करंट असेट। इफ़ आई चेक how much current asset I found out, that was 3 lakh, current asset was 5 lakh rupees। तो देखो करंट असेट में कौन कौन सी असेट है वो अभी ढूंढना बाकी है, बट इतना हम लिख के जाएंगे कि भाई करंट असेट हमारी जितनी भी आएगी वो आएगी 5 लाख रुपीज़, और एट द सेम टाइम करंट लायबिलिटीज़ आपकी आएगी 2 लाख रुपीज़। अभी कौन कौन सी है वो अभी हमको पता नहीं है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा। यानी इतना क्लियर है कि वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला को हमने यूज़ किया तो करंट असेट भी हमको मिल गई एंड करंट लायबिलिटी भी हमको मिल गई, बराबर। नाउ लेट अस गो अहेड। ओके, नाउ सी, ये आपको सबसे लास्ट में बनाना होता है, बट मैंने अभी यहीं बना दिया है, आप सबसे लास्ट में बना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो के 2 फॉर्मूला है, हम दोनों 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे एंड प्रेजेंटली हमको कौन से यूजफुल रहेंगे वो भी मैं बात करूँगा। देखो लिक्विड रेशियो मीन्स लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और यू कैन राइट डाउन लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। दोनों फॉर्मूला सही है, बराबर, दोनों फॉर्मूला सही है। अच्छा सर, लिक्विड असेट एंड करंट असेट में फ़र्क क्या? तो आपके समझ के लिए बता दूं, जो करंट असेट होती है उसमें से
अगर आप स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंस को लेस करोगे, लिक्विड यानी एसिड टेस्ट यानी ऑन द स्पॉट कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो स्टॉक को आप ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते और प्रीपेड एक्सपेंस तो ऑलरेडी आपके पेड है। तो लिक्विड एसेट मीन्स कौन सी एसेट, तो स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, बराबर, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। और लिक्विड लायबिलिटी यानी क्या, करंट लायबिलिटी मीन्स माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फॉर्मूला है लिक्विड एसेट एंड लिक्विड लायबिलिटी के अंदर। तो प्रेजेंटली चेक करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर लिक्विड रेशियो कितना दिया है। चलो लेट अस गो टू दैट पेज एंड लिक्विड रेशियो इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज गिवन 1.5। 1.5 हमारा लिक्विड रेशियो है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला वाइज हम रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अच्छा, नाउ सी कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट की डिटेल्स है नहीं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। एज हमारे पास करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है वो हमको पता है। तो सी लिक्विड रेशियो इन द क्वेश्चन इज गिवन 1.5, बराबर। दैट मीन्स क्या होगा, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज 1.5:1। और एक बार चेक करो तो अभी के अभी हमने करंट लायबिलिटी ढूंढी थी, दैट वाज नथिंग बट 2 लाख रुपीज। सी ये 2 लाख रुपीज हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखे थे। सो इफ यू चेक के अभी क्या करेंगे, तो वहाँ हम 2 लाख रुपीज करंट लायबिलिटी में रख देंगे। दैट मीन्स क्या रखेंगे, लिक्विड एसेट अपॉन 2 लाख इक्वल टू 1.5/1। सो क्या करोगे, 2 लाख इंटू 1.5 करोगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ लिक्विड एसेट दैट इज नथिंग बट 3 लाख रुपीज। सो हमारा एक आंसर और भी हमको मिल गया है कि भाई हमारी लिक्विड एसेट की बात करें तो टोटल हमारी लिक्विड एसेट आ रही है 3 लाख रुपीज। नाउ इफ यू सी कि हमारे पास करंट एसेट है 5 लाख, लिक्विड एसेट है 3 लाख। सो करंट एसेट है 5 लाख एंड लिक्विड एसेट है 3 लाख। तो कहना ही से मैंने आपको क्या बताया, करंट एसेट माइनस बैंक, करंट एसेट माइनस आप क्या करोगे, स्टॉक करोगे एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस करोगे, तब जाके आपको मिलेगा लिक्विड एसेट। तो मेरे पास करंट एसेट है 5 लाख रुपीज। अच्छा, ये दोनों का मिला के टोटल हो रहा है 3 लाख। कितना हम एक्स अज्यूम कर सकते हैं, या तो प्रेजेंटली आप स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस लिखो, दैट इज 3 लाख। तो कहना ही से अगर मैं ये साइड ये दोनों को ले जाऊंगा तो स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस मिला के मुझे 2 लाख रुपीज मिलेंगे। अच्छा, तो प्रीपेड आपके मॉड्यूल के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस की जगह स्टॉक लिखा है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हो। तो लेट अस फॉलो द मॉड्यूल के भाई हमारे पास क्योंकि दोनों की फिगर अवेलेबल नहीं है, तो आइदर आई कैन राइट प्रीपेड एक्सपेंस और आइदर आई कैन राइट स्टॉक। तो चलो आपके मॉड्यूल को फॉलो करते हैं कि भाई हमारा स्टॉक कितना आएगा, 2 लाख रुपीज़। तो देखो आपको धीरे धीरे सारी फिगर्स मिल रही है। तो इफ़ यू चेक हियर, तो मेरे पास इफ़ आई चेक तो स्टॉक की फिगर मिल गई 2 लाख रुपीज़। तो कहना ही से बाकी सब क्या हो सकता है, बाकी सब और सारी असेट्स हो सकती है। दैट मीन्स अभी भी हमको और असेट कौन कौन सी हो सकती है, डेटर्स हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमने जितनी बैलेंस शीट हो सके उतनी बनाई और धीरे धीरे आगे। ओके, तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। As you know, in the question itself it is given fixed asset turnover ratio is 2:1 is 2:1। Now see यहाँ रखते हैं फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 2/1। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन फिक्स एसेट इक्वल टू 2/1। एंड अभी हमने आगे देखा था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इन द क्वेश्चन वॉज 12 लाख रुपीज़, जो हमने अभी ढूंढा था। देखो ये कॉस्ट आ रहा है 12 लाख रुपीज़। सो लेट अस गो अहेड कि वहाँ 12 लाख रखते हैं, तो 12 लाख अपॉन फिक्स एसेट इक्वल टू 2/1 एंड माई फिक्स एसेट विल बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 लाख
डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 6 लाख रुपीज़। यानी बैलेंस शीट के अंदर हम ये 6 लाख रुपीज़ लिख देंगे, फिक्स एसेट इक्वल टू 6 लाख रुपीज़। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती जाएगी हम बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे। नाउ सी क्वेश्चन के अंदर आगे हमको कौन सी इंफॉर्मेशन दी है वो देखते हैं। उसके बाद हमको दिया है डेट कलेक्शन पीरियड। कहना इसे डेट कलेक्शन पीरियड यानी हमने क्रेडिट सेल किया है तो हमको कलेक्शन कितने टाइम में हो रहा है। तो डेट कलेक्शन का फॉर्मूला है इक्वल टू डेटर्स अपॉन सेल्स इनटू, अगर डेज के अंदर है तो डेज, अगर मंथ्स के अंदर है तो मंथ्स, तो वी विल राइट 12। अच्छा, डेट कलेक्शन हमको यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया है कि भाई 2 मंथ्स के अंदर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ आप 2 मंथ्स यहाँ नीचे लिख सकते हो या तो ऊपर की तरफ भी फॉलो कर सकते हो कि इस हिसाब से जाता है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही रहता है। तो डेटर्स और सेल्स हमारे क्वेश्चन के अंदर है 15 लाख इंटू 12। सो इफ आई वॉन्ट डेटर्स देन क्या करेंगे, 15 लाख क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 15 लाख इंटू 2 अपॉन 12। तो इफ यू चेक तो 15 लाख इंटू 2 अपॉन 12 करोगे यू विल गेट 2,50,000 रुपीज़ डेटर। तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि आपको जितनी भी फिगर्स बैलेंस शीट में आ जाए वो आपको लिखता रहने का है। एंड इफ यू चेक तो डेटर्स इन द क्वेश्चन इट इज 2,50,000। तो कहना ही से कि अभी 2 लाख का स्टॉक है, डेटर्स 2,50,000, कहना ही अज्यूम के बैंक बैलेंस है बाकी का। यस, आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन के अंदर आप समझो कि हमारे पास कैश हो या बैंक होगी नहीं तो हम बिजनेस से नहीं कर सकते, तो वी आर अज्यूमिंग कि बैंक बैलेंस है हमारे पास 50,000 की। तो ये फॉर्मूला से हमको डेटर्स भी मिल गए एंड बैंक बैलेंस भी मिल गया। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन में और क्या दिया है। सी आगे बढ़ते हैं तो डेट कलेक्शन तक हमारा हो गया। उसके बाद देखते हैं फिक्स एसेट टू शेयर होल्डर्स नेटवर्थ, यानी फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर्स नेटवर्थ। जो बोला है इंटरप्रिटेशन उसी हिसाब से हम करते हैं, फिक्स एसेट अपॉन नेटवर्थ। तो उसके बाद का फॉर्मूला है फिक्स एसेट टू शेयर होल्डर्स नेटवर्थ। मैं यहाँ शेयर होल्डर्स लिख रहा हूँ, नेटवर्थ नहीं लिख रहा हूँ, एंड दैट इज 0.80, यानी ये 0.80 है और ये 1 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मेरी फिक्स एसेट 0.80 है तो शेयर होल्डर्स नेटवर्थ इज 1। तो इफ आई चेक तो फिक्स एसेट ऑलरेडी आप कैलकुलेट करके बैठे हो, जो आपने बैलेंस शीट में लिखा है 6 लाख रुपीज। सी दिस 6 लाख रुपीज की बात कर रहे हैं। नाउ सी तो आपको क्या करने का है कि वहां सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपीज रख दो, 6 लाख अपॉन शेयर होल्डर इक्वल टू 0.80 अपॉन 1। तो क्या करोगे, शेयर होल्डर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 लाख अपॉन 0.80 करोगे एंड इनटू 6 लाख अपॉन 0.80 करोगे एंड यू विल गेट आंसर दैट विल बी 7,50,000 रुपीज। सो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ हमको 7,50,000 मिल गए, बट मीनिंग समझते हैं शेयर होल्डर्स नेटवर्थ। दैट मीन्स क्या होगा कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मिला के हमारे पास 7,50,000 7,50,000 का टोटल हमको मिला है। बट आगे देखें तो इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे से यस, हाँ ऑब्वियसली हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली हम लिखेंगे, बट यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस कुल मिला के हमारा आंसर आ रहा है 7,50,000, बिकॉज हमारे पास बाइफरकेशन अवेलेबल नहीं है। नाउ सी आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है। क्वेश्चन के अंदर और कोई इंफॉर्मेशन है तो यस 0.5 रुपीज है, 0.5 टाइम्स है। दैट मीन्स क्या हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल, सी रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल, यानी रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, तो 0.5:1। तो कैनाई से मेरी टोटल कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस की बात, तो कैनाई से कि मेरे पास नेटवर्थ इक्विटी नेटवर्थ था दैट वाज 7,50,000 और उसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस
उसका मीनिंग होता है इक्विटी नेटवर्थ। अच्छा, टोटल नेटवर्थ मेरा था 7,50,000। अच्छा, यहाँ है 0.5 रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 है, तो कहना से मेरा इक्विटी नेटवर्थ होगा 1.5। तो इफ़ यू चेक तो मेरा इक्विटी नेटवर्थ है 1.5, तो ये आ रहा है 7,50,000, क्योंकि हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है। तो कहना ही से इतने पे इतना तो इतने पे कितना, अगेन द सेम फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग कि इतने पे इतना तो इतने पे कितना, वो करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। तो इफ़ यू चेक तो 7,50,000 इंटू 0.5 अपॉन 1.5 करोगे तो हमारा आंसर आएगा 2,50,000 एंड सेम 7,50,000 इंटू 1 अपॉन 1.5 करोगे तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 5 लाख। तो मेरे ये सम के अंदर मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी 5 लाख, मेरे पास आएगा रिजर्व एंड सरप्लस 2,50,000। तो लेट अस पुट दिस फिगर्स इनटू द बैलेंस शीट। तो मेरी शेयर कैपिटल आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट इज़ 5 लाख, मेरा रिजर्व एंड सरप्लस आया था 2,50,000, बराबर है। सो यहाँ हम देखें तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड आया टोटल 7,50,000 का। शेयर होल्डर्स फंड का मीनिंग समझते हैं, उसका मीनिंग होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, कुल मिला के उसका आंसर आ रहा है 7,50,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस कैसे ढूंढेंगे? तो लेट अस चेक कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। तो इफ़ यू चेक उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया है रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। तो कहना ही से रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल मीन्स क्या हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन कैपिटल इक्वल टू है 0.5:1। अब वहीं पे लिख देना, मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूँ 0.5:1। तो सी मेरे पास टोटल नेटवर्थ था, अभी हमने ढूंढा था, दैट वाज 7.5 लाख, और उसका फॉर्मूला मैंने बताया कि रिजर्व एंड शेयर प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू इक्विटी नेटवर्थ, बराबर। तो कहना इसे अगर मैं यहीं की बात करूँ तो 0.5 + 1 इक्वल टू 1.5 आ रहा है। ओके, जैसे 0.5 यहाँ रखा, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ रखी और नेटवर्थ मेरा आ रहा है 1.5। नाउ इफ वी चेक तो 7,50,000 ऑलरेडी मेरा नेटवर्थ था, बराबर। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करता है 7,50,000 इंटू 0.5, 7,50,000 इंटू 0.5 अपॉन करता है 1.5, 7,50,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1.5 एंड यू विल गेट 2,50,000। एंड सेम आप इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए भी वही फॉर्मूला 7,50,000 इंटू 1 अपॉन 1.5। तो कहना ही से इट विल बी 5 लाख रुपीज़, इट विल बी 5 लाख रुपीज़। तो जस्ट हमको दो फिगर और मिल गई कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या है एंड इक्विटी शेयर कैपिटल भी क्या है। तो लेट अस पुट दिस फिगर इन बैलेंस शीट, दैट इज 5 लाख रुपीज़ एंड 2,50,000 रुपीज़ एंड दैट इज 7,50,000। नाउ इफ वी सी कि मेरे पास बैलेंस शीट का टोटल हो रहा है 11, असेट साइड का टोटल आ रहा है 11 लाख। यहाँ मेरे पास करंट लायबिलिटी और पर्टिकुलरली कौन सी करंट लायबिलिटी है वो हमको पता नहीं है, बराबर है। बट इफ़ यू चेक करंट लायबिलिटी टोटल है 2 लाख रुपीज़ और आपके पास इफ़ यू चेक रिजर्व एंड सरप्लस है 7,50,000, बराबर। तो कहने से बाकी का जो भी अमाउंट बचेगा दैट विल बी नथिंग बट योर नॉन करंट लायबिलिटी और यू कैन से लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ 11 लाख माइनस 2 लाख माइनस 7,50,000 अगर आप करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म डेट मिलेगा 1,50,000। तो आपने देखा कि ईच एंड एवरी फॉर्मूला का कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है और इस हिसाब से हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। एंड दिस इज़ द बैलेंस शीट ऑन योर स्क्रीन, जो शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड असेट साइड, फिक्स असेट एंड करंट असेट इसके अंदर है। और इस हिसाब से हमने बैलेंस शीट टैली की है। इलस्ट्रेशन 10 यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर ये सिलेक्ट करोगे तो उसके पास हाँ ने छेल्ली जे 3 मिनिट करी रहते हैं ए बजे बंद करो, जैसे बुक वैल्यू है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, पीवीडीआईपी मार्जिन है, एक्सेल का। सो देखने जाए तो प्रैक्टिकली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज બે સમજ્યા